बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अबरार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और उसमें हमारा टॉपिक था बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसमें आज हमने बात करनी है डिजीज़ कंट्रोल की, ठीक है, यानी कि बीमारी को कंट्रोल करना। तो जो बायोलॉजी है बीमारी को कंट्रोल करने में किस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, तो जो बायोलॉजी है 3 तरीक़ों से बीमारी को कंट्रोल करने में अपना किरदार सर अंजाम दे रही है। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लियर? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स कहा जाता है एहतियाती तदाबीर को, ठीक है, यानी कि किन चीज़ों को अपना के हम बीमारी से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी चाहती है कि किसी शख्स को बीमारी हो ही ना, ठीक है, बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं ताकि लोग उसको अपना सकें और बीमारियों से बच सकें, ठीक है। तो एहतियाती तदाबीर में क्या है? एहतियाती तदाबीर में बायोलॉजिस्ट जो होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं हमें बताते हैं कि किन वजूहात से या किन चीज़ों की वजह से बीमारी होती है, ठीक है, और वो किस तरह एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स है इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट काजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, यानी कि बीमारी किस वजह से होती है, कौन से ऐसे जरासीम है जिनकी वजह से बीमारी होती है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल होते हैं, ठीक है, कि बीमारी को पैदा करने वाले कौन से जानदार हैं, ठीक है, और वो जानदार जो है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल होते हैं, वो जरासीम कैसे जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एड्स। एड्स जो है वो अब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसका नाम ज़ाहिर कर रहा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इस बीमारी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर डेफिशिएंट हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है, ठीक है, इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, इस शख्स के अंदर इम्यूनिटी बाकी नहीं बची, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी है, एक डिजीज़ है। अब ये बायोलॉजी हमें बताती है कि अब ये एड्स किस वजह से होता है, वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा पैरासाइट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। दरअसल ये एक वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है, यानी कि इसका जो काजेटिव एजेंट है यानी कि डिजीज काजिंग एजेंट जो है वो है HIV। जो HIV है वो एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? यानी कि एड्स HIV की वजह से होता है, और जो HIV है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल होता है, यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि जो HIV है वो एक जानदार से दूसरे जानदार में कैसे मुंतकिल होता है और वहां पे जाके बीमारी पैदा करता है। तो नंबर 1 ये है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या इसको आप कह सकते हैं इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि गैर महफूज जिनसी तौलीद। मिसाल के तौर पर एक ऐसा शख्स है जिसको पहले से ही एड्स है, अगर कोई दूसरा शख्स उसके साथ जिनसी ताल्लुकात रखेगा तो उस शख्स को भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। एंड नंबर 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर एक ऐसा शख्स जिसको क्या है एड्स है उसका ब्लड किसी दूसरे जानदार में मुंतकिल हो जाता है, हत्ता के खून का ना नजर आने वाला छोटा सा कतरा भी एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल हो जाए तो उस शख्स को भी बीमारी हो जाएगी जिसमें एड्स नहीं था, ठीक है। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको एड्स है वहां से बीमारी मुंतकिल हो जाएगी दूसरे शख्स में जिसको एड्स है खून के एक छोटे से कतरे की वजह से। एंड नंबर 3 यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? यानी आलूदा सिरिंजेस का, यानी कि यूज हुई जो सिरिंजेस, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसको क्या है एड्स है, अगर उसको वो सिरिंज लगा दी है और बाद में वही सिरिंज जो है वो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए किसी दूसरे शख्स को जिसको वो बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो जो एड्स है वो एक शख्स से क्या हो जाएगा, दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाएगा। या फिर जो अलाते जराही यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ठीक है, अगर वही एक शख्स के ऊपर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिसको एड्स है और बाद में उन्हीं को किसी दूसरे शख्स के ऊपर इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पर जो छोटे छोटे से कतरात की सूरत में मौजूद होते हैं वो दूसरे शख्स में भी क्या हो सकते हैं, मुंतकिल हो सकते हैं। इस तरह जो है वो एड्स एक शख्स से दूसरे शख्स में क्या हो सकता है, मुंतकिल। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि इन तमाम चीज़ों को छोड़ के, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को छोड़ के, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को छोड़ के, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल को छोड़ के हम क्या कर सकते हैं, एड्स से बच सकते हैं। इसी तरह एक और बीमारी है जिसका नाम है हेपेटाइटिस।
जो हेपेटाइटिस है उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है हेपेटाइटिस वायरस। अब वो कैसे मुंतकिल होता है, वो भी जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन से मुंतकिल होता है, और जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको इस्तेमाल करने से भी क्या हो सकता है, जो हेपेटाइटिस है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में क्या हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है। तो जो डॉक्टर है वो हमें बताते हैं कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करके हम इस बीमारी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर। तो नंबर 1 क्या हुआ, प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि आप क्या करें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि आपको बीमारी हो ही ना। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, और दूसरा कौन सा है जी, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। क्लियर। तो हम वैक्सीनेशन देखते हैं, तो वैक्सीनेशन की इस्तेलाह को सबसे पहले एडवर्ड जेंडर ने इस्तेमाल किया था 1796 ईस्वी में। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्ड जेंडर डेवलप द टेक्निक विच इज नोन एज वैक्सीनेशन इन 1796, यानी कि 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेंडर ने सबसे पहले वैक्सीनेशन की इस्तेलाह को इस्तेमाल किया था, इस तकनीक को डेवलप किया था। चूंकि सबसे पहले उसने किया था कि गाय की एक बीमारी थी जिसको हमने कोपोक्स का नाम दिया था, ठीक है, गाय को बीमारी थी जिसको हम उर्दू में गोथन सतेला भी कहते हैं। उसके जरासीमों को निकाल के, यानी कि पस सेल्स को निकाल के उसने एक बच्चे में मुंतकिल किया, ठीक है, और बाद में स्मॉल पॉक्स के जो जरासीम थे वो उसमें मुंतकिल किए, और बच्चा जो था उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफित पैदा कर गया, ठीक है। तो इस वजह से उसने सबसे पहले गाय से वो मटेरियल हासिल किया था। तो लातीनी जुबान में गाय को यानी कि को वैका कहा जाता है, ठीक है। तो चूंकि उसने मवाद जो था वो गाय से हासिल किया था, इस वजह से उस मवाद का नाम रखा गया वैक्सीन, ठीक है। तो लातीनी जुबान में लैटिन वर्ड वैका यानी कि को, क्योंकि सबसे पहले जो मवाद था वो को यानी कि वैका से हासिल किया गया था, इस वजह से उस मवाद को नाम दिया गया था वैक्सीन, और आज भी हम उसी इस्लाह को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैक्सीनेशन में दरअसल होता क्या है, वैक्सीनेशन में कमजोर या मुर्दा जरासीम को किसी शख्स में दाखिल किया जाता है। अब वो कमजोर या मुर्दा जरासीम किसी शख्स में जाके बीमारी तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उसके जिस्म में जाके मुदाफ़ती निज़ाम को तेज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे ही कमजोर या मुर्दा जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म उसको एनिमी के तौर पर लेता है, दुश्मन के तौर पर ख्याल करता है, और उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जरासीम कमजोर या मुर्दा होती है, इस वजह से वो फौरन ही मर जाते हैं, या फिर हमारे जिस्म में जाकर कोई इफेक्ट नहीं करते, ठीक है, यानी कि बीमारी को काज नहीं करते, पैदा नहीं करते, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर वो जो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ बन जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल तौर पर हमारे जिस्म में ही रहती हैं, कि अगर आइंदा भी इस तरह का अगर कोई ताकतवर जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म में जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज है उसको क्या कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, द प्रोसेस इन विच डेड और वीकन्स डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, यानी कि किसी शख्स के अंदर, किसी जिस्म के अंदर मुर्दा या कमजोर जरासीम को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, दाखिल करवाया जाता है, एंड मेक पर्सन इम्यून टू दैट डिजीज, और उस शख्स को उस बीमारी के खिलाफ इम्यून कर देना, उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा कर देना जो है वो वैक्सीनेशन कहलाता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको हमने वैक्सीनेशन के प्रोसेस के जरिए क्या किया है, कंट्रोल किया है। उसमें आता है पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स एंड स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को तो कहा गया है कि ये जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए हमने इस पूरी दुनिया से क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल पॉक्स है वो रेडिकेट हो चुकी है इस वर्ल्ड से, यानी कि इस दुनिया से। इसके अलावा हम वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिस्ट जो है वो वैक्सीनेशन तैयार कर रहे हैं एड्स के खिलाफ भी, कि हमारे पास एड्स के खिलाफ भी क्या तैयार हो जाए, वैक्सीनेशन, और हम इस बीमारी से क्या कर सकें, बच सकें। इस तरह जो दूसरा प्रोसेस था वैक्सीनेशन, यानी कि बीमारी से पहले ही अपने आप को इम्यून करना। नंबर 1 था प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करना ताकि बीमारी हो ही ना, एंड नंबर 2 बीमारी से पहले ही अपने जिस्म को उस बीमारी के खिलाफ क्या कर लेना, तैयार कर लेना, जिसका नाम क्या है, वैक्सीनेशन। अब हम तीसरे को देखते हैं जिसका नाम ट्रीटमेंट की, कि अगर बीमारी हो जाती है, ठीक है, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे करना है। तो उसमें हम बात करते हैं ड्रग ट्रीटमेंट की, ठीक है, कि अगर बीमारी हो जाती है तो फिर क्या किया जाए। तो जब बीमारी हो जाए तो फिर मुख्तलिफ तरह के केमिकल को यूज किया जाता है, सब्सटेंस को यूज किया जाता है ताकि उस बीमारी से निजात हासिल की जा सके। तो उस मेथड को कहा जाता है ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। द ट्रीटमेंट इन विच सर्टेन केमिकल्स आर यूज्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड जिसमें, या ऐसा इलाज जिसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल को इस्तेमाल किया जाए बीमारी को खत्म करने के लिए, तो उस तरीके को कहा जाएगा ड्रग ट्रीटमेंट। तो अब हम ड्रग ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ मेथड को देखते हैं कि कौन कौन सा तरीका हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 है जी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसा तरीका है जिसमें अगर बीमारी बैक्टीरिया से हो तो उसके खिलाफ इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, यानी कि इस तरीके को तब इस्तेमाल किया जाता है अगर बीमारी किसकी वजह से हुई हो, बैक्टीरिया की वजह से। तो फिर हम क्या करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक को यूज करते हैं टू किल दी बैक्टीरिया,
ठीक है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, यानी कि अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है तो उस बीमारी के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स को, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक बैक्टीरिया के अंदर उस बीमारी के खिलाफ या उस केमिकल के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत यानी कि रेजिस्टेंस पैदा ना हो जाए। अगर उस मेडिसिन के खिलाफ, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाए तो फिर ये एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती। तो क्लियर, नंबर 1 कि अगर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से है तो उसको खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स को। नंबर 2 हम बात करते हैं रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाता है, ठीक है। तो जिस्म का ऐसा हिस्सा जहां पे कैंसर है उसको क्या करवाया जाता है, उसका सामना करवाया जाता है रेडिएशन से, शॉर्ट वेव रेडिएशन। वो रेडिएशन जाके क्या करती है, उस कैंसरस पार्ट के साथ टकराती हैं और कैंसर वाले सेल्स को खत्म करती हैं। इस इलाज में चूंकि रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से इस प्रोसेस का जो नाम है वो है रेडियोथेरापी, यानी कि यूज द रेडिएशन टू क्योर द कैंसर, यानी कि कैंसर का इलाज करने के लिए रेडिएशन को इस्तेमाल करना, ठीक है। मिसाल देते हैं अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हैंड, ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ हैंड और यहां पे है कैंसर, यानी कि ये सारे कैंसर स्पॉट है, यानी कि ये क्या है, कैंसर स्पॉट। तो इसमें क्या करवाना, रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है इसके ऊपर क्या करवाई जाती है, इसको एक्सपोज करवाया जाता है। शॉर्ट वेव रेडिएशन इसके साथ आके टकराती हैं और वो जो रेडिएशन आके इस चीज के साथ टकराती हैं, कैंसर स्पॉट के साथ टकराती हैं, तो कैंसर सेल्स को किल कर देती है, मार देती हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस करवाया जाता है, ठीक है। तो रेडियोथेरापी क्या है, यूज ऑफ रेडिएशन टू क्योर द कैंसर। इन दिस प्रोसेस द कैंसर स्पॉट इज एक्सपोज टू द शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि जो कैंसर वाला हिस्सा है उसको शॉर्ट वेव रेडिएशन के सामने करवाया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ वक्फों के बाद, ठीक है, और कैंसर वाले हिस्से को या कैंसर वाले सेल्स को खत्म करवाया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियोथेरापी, क्लियर। और इस तरह के कई सेंटर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो रेडियोथेरापी करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कीमोथेरापी, यानी कि केमिकल्स को यूज करना। तो कीमोथेरापी, अगर किसी शख्स को कैंसर है तो कैंसर को खत्म करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मेडिसिन दरअसल कौन सी होती है, एंटी कैंसरस सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो जाके कैंसर वाले सेल्स को क्या करते हैं, मारते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, कीमोथेरापी में क्या किया जाता है, यूज द सर्टेन एंटी कैंसरस सब्सटेंसेस टू क्योर द कैंसर। कैंसर का इलाज करने के लिए एंटी कैंसरस सब्सटेंस को यूज किया जाता है, खाया जाता है या जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि जो कैंसरस सेल्स हैं जिस्म के अंदर उसको क्या किया जा सके, मारा जा सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कीमोथेरापी। अब हम बात करते हैं जीन थेरापी। अब जीन थेरापी क्या है, जीन थेरापी में क्या किया जाता है, अगर एक शख्स जिसको कोई जीनियाती बीमारी है, ठीक है, यानी कि चेंज आने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने की वजह से जो बीमारी पैदा होती है उसका इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन थेरापी। जीन थेरापी में क्या कहता है, एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म में डिफेक्टिव जीन है उसको अलहदा कर दिया जाता है, ठीक है। सपोज दैट एक ऐसा शख्स जिसके जिस्म में डिफेक्टिव जीन है, यानी कि ये उसका सेल है और ये उसके अंदर विरासती मादे, हम इस विरासती मादे को बाहर निकालते हैं, यानी कि सपोज दैट दिस इज अ डीएनए, और इसका ये वाला जो हिस्सा है वो डिफेक्टिव है, उसका ये वाला हिस्सा क्या है, डिफेक्टिव। हम इस डिफेक्टिव जीन को यहां से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। यानी कि ऐसा शख्स जिसको कोई जिनियाती बीमारी है, यानी कि विरासती बीमारी है, जीन की बीमारी है, हमने उस शख्स में से क्या कर दिया, उस डिफेक्टिव जीन को बाहर निकाल दिया। और एक कोई सेहतमंद शख्स लेंगे, ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ हेल्दी मैन, और उसके अंदर ये विरासती मादा है, ठीक है, और उसके हम डीएनए को अगर बाहर निकाल के देखते हैं तो ये उसका डीएनए जो है, उसका जीन जो है वो क्या है, सही है, नॉर्मल जीन है। तो हम इस डिफेक्टिव जीन को बाहर निकाल के उसकी जगह पे किसी शख्स का जो सेहतमंद जीन है वो क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उस शख्स की जो जीनियाती बीमारी है, जो विरासती बीमारी है, वो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और इस प्रोसेस को किया जाता है बोन मैरो के जरिए, क्लियर। तो इसमें क्या कहते हैं, द आइसोलेटिंग द नॉर्मल जीन, यानी कि इस नॉर्मल जीन को क्या करना, बाहर निकालना, एंड इंसर्टिंग इट इनटू द होस्ट थ्रू द बोन मैरो, ठीक है, यानी कि बोन मैरो के जरिए इसको होस्ट के अंदर क्या कर देना, दाखिल कर देना। तो इससे क्या होगा, जो विरासती बीमारी होगी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर दरअसल क्या किया जाता है
कि पूरी की पूरी कम्युनिटी साथ देती है एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए। क्लियर? यानी कि कम्बैटिंग डिजीज यानी कि बीमारी के खिलाफ लड़ना, यूटिलाइजिंग ऑल मेथड, हर तरह का तरीका इस्तेमाल करना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब और जहां उसकी ज़रूरत पड़े, एंड इंश्योरिंग, और ये यकीन दहानी करवाई जाए द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम के अंदर जो कम्युनिटी है वो अपना मुकम्मल अमल दखल दिखा रही है। यानी कि एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो पूरी कम्युनिटी है इकट्ठी मिलकर काम करे, और जब जहां जो जो मेथड इस्तेमाल करना पड़े वो इस्तेमाल करे और उस बीमारी को ख़त्म कर दे। तो इस प्रोग्राम को, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पे जो डेंगू है, डेंगू दरअसल डेंगू को ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ किसके जरिए? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के जरिए, कि पूरी की पूरी कम्युनिटी साथ दे उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस बीमारी को कोई एक शख्स कंट्रोल नहीं कर सकता या ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी क्या करती है? आपस में मिलकर काम करती है, साथ देती है एक दूसरे का, और इस बीमारी को क्या करती है? ख़त्म करती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इस तरह हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन इसके बारे में आपको हो तो हम हमें कमेंट में बता सकते हैं। वस्सलाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर इन्फॉर्मेशन से आप आगाह हो सकें।